तो स्टूडेंट वीज़ा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 19.8 ਮਿਲੀਅਨ ਓਵਰ द 4 years period. There is nothing to worry about. Please scare campaign में ना परेशान हो. कल जाके जब ये changes implement होते हैं you will either be in a good category or either be in a bad category. ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਜੌਬਸ कर रहा है पर इट्स ऑलवेज क्यों आप अपनी लाइफ को ट्रिकी बनाना चाहते हो जितना सिंपल फॉरवर्ड 1 स्टेप 2 स्टेप पे रखोगे उतना ईजी रहेगा हम हमेशा हर एपिसोड में कहते हैं देयर इज़ नॉट वन फॉर्मूला दैट सिट्स ऑन एवरी केस सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने बारे में प्रॉपर बैड की एडवाइस लें पर आप अगर गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो then you are always in a risk very high risk of ना केवल आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हो but you are going to get PIC 4020 पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया इम्प्लीमेंटेड तो कई बार आप पे बैन भी लग जाता है चाहे आप किसी भी ऑक्यूपेशन से आओ 65 पॉइंट्स होने के बाद ही आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕੌਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ। प्रीति जी वेलकम टू द शो। थैंक यू शमा जी एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज डिस्कसिंग सच ब्यूटीफुल मैटर्स जो हमारे सारे श्रोताओं को बहुत हेल्प करते हैं। जब भी बजट आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते ही आते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा है जो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। एट द वेरी सेम टाइम मैं सबको ये बता देना चाहती हूँ कि जब बजट में ये डिस्कस किया गया है बहुत सारे चेंजेस इट्स मे बी तो वी आर वेटिंग है कि टाइम के साथ कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। जब भी कोई इस बारे में बात करे अगर ये चेंजेस आपको अफेक्ट करते हैं मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ये मत समझिए कि एक पॉडकास्ट और एक टिकटॉक वीडियो या एक इंस्टाग्राम वीडियो आपका सोल्यूशन है। इवन दो हमारा भी हो तो प्लीज़ प्रॉपर माइग्रेशन एडवाइस एक माइग्रेशन एजेंट या एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन लॉयर से ज़रूर लें एंड उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में आगे चलें। जी सो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ 1,85,000 ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। हाँ जी इस बार इस एपिसोड में ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਤੇ 1,85,000 ਦੀ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀ ਫॉर ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਊਟ ਆਫ दैट स्किल्ड migration around 129 इज़ फॉर ऑनशोर जो लोग यहाँ पे हैं यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो ऑलरेडी आप यहाँ पे हो स्टूडेंट वीज़ा पे हो परमानेंट TR डाली हुई है तो देर आर गुड चांसेस कि नेक्स्ट ईयर के कोटाज में आपको इनवाइट मिलेगा। जो ऑफशोर के लिए है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है उनकी प्लेसेस कम है अराउंड 50,000 सो येस ऑफशोर इवन दो इट्स ऑफशोर इज़ नॉट जस्ट इंडिया इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। एट द वेरी सेम टाइम मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोटा सिर्फ स्किल्ड माइग्रेशन के लिए है इट्स नॉट रिलेटेड टू पेरेंट वीज़ा और फैमिली माइग्रेशन उनका कोटा डिफरेंट होता है तो इट विल नॉट अफेक्ट बट ये स्किल्ड माइग्रेशन के लिए 185,000 सीट्स फॉर 25-26। Okay. So, do you think it's a good news or? It's a good news. It's a good amount. It's a good number. Yes, सब बोलेंगे कि like इतने ही है ये भी है तो yes there is competition as well पर अगर हम ये seats को बाकी changes के साथ regulate करेंगे तो it's a good news. It's a very good number for onshore government ये कह रही है अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और आपके पास eligibility है आपके पास skills है आपके पास PR pathway है so they are favoring people who are on onshore in Australia already. Okay. ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PR ਪਾਥਵੇ ਆ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ कि उन्होंने वास्ते मुश्किलां वधियां ने जां घटियां ने? इन शॉर्ट अगर मैं इसको बहुत छोटे में समेटूं तो ये होगा कि मेरे हिसाब से बजट के रिफॉर्म्स अच्छे हैं। जब भी चेंजेस आती हैं एज ए ह्यूमन नेचर हमें लगता है कि ओ ये चेंज हो गया, हमने तो प्लानिंग अपनी पहले के हिसाब से की थी, तो हाँ इंसान को वहाँ मुश्किल ज़रूर आती है। पर अगर आप यंग हो, विच वी आर गोइंग टू टॉक अगेन कि हम फिर से बात करेंगे कि आपके यंग हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है एंड आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे काम किया हुआ है, देन यू विल बी एबल टू गो अहेड इन PR पाथवे। आपको मुश्किल नहीं आएगी। यस थोड़ी चेंजेस हैं, पर चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। पहले भी चेंजेस आए थे, जब मैं आई थी तब अलग चेंजेस थे, फिर बीच में चेंजेस आए, फिर पॉइंट टेस्ट चेंज हो गया, वैसे ही अब पॉइंट टेस्ट चेंज हो गया। पर इन शॉर्ट मैंने कभी भी नहीं देखा कि इफ़ यू हैव प्लान्ड इट, यू हैव मेड श्योर आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस मैच करता है ना, आपके पास अच्छी इंग्लिश है, तो आपके चांसेस हो सकता है 189 में नहीं तो स्टेट स्पॉन्सरशिप में हो जाए। एंड देन एट द वेरी सेम टाइम बच्चों को भूलना नहीं चाहिए कि ये हम स्किल्ड माइग्रेशन की 189 की 190 की बात कर रहे हैं, उनके पास 482 एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप का पाथवे भी है, डामा का पाथवे भी है। सो वो ऑन टॉप ऑफ दिस सिट करता है इस कोटा से ऊपर। तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। प्लीज़ स्केयर कैंपेन में ना परेशान हो कि येस दे आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, पर एट द वेरी सेम टाइम प्रॉपर एडवाइस ज़रूर लें। हम हमेशा हर एपिसोड में कहते हैं देर इज़ not one formula that sits on every case, so please make sure करें कि अपने बारे में proper बैठ के एडवाइस लें। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ ਨੇ? फैमिली के वास्ते देर इज़ जनरली नो चेंजेस। फैमिली के लिए देर इज़ सेट अ क्राइटेरिया, उनका कोटा अराउंड 50,000 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली करता है। फैमिली के लिए द फेवरेबल वही है कि पेरेंट वीज़ा है, जो अदर माइग्रेशन है उनको उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। पेरेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा को टच नहीं किया है। स्किल्ड माइग्रेशन पे, स्किल्ड माइग्रेशन के दूसरे पाथवेज जैसे TRA होती है, एंड देन थिंग्स रिलेटेड टू स्किल्ड माइग्रेशन जैसे स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो पेरेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, फैमिली माइग्रेशन, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, इट्स द सेम क्राइटेरिया गोइंग फॉरवर्ड। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। राइट। ते पॉइंट सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ आई हुए? हाँ जी, पॉइंट बेस्ड सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। what they are saying is that from now onward, from 1st July onwards, हमारी current threshold है 65 points। कि उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्किल्ड माइग्रेशन। दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट अप टू 70 जी। तो ये सबसे बड़ी चेंज है। बट एट द वेरी सेम टाइम लोगों को लगता है वो 70 हो गया, कितना मुश्किल है। पर अगर आप किसी भी कैटेगरी में आप देखो, एक्सेप्ट वेरी हाईली स्किल्ड कैटेगरी जिसमें हम नर्सिंग कहते हैं, बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस है, उनको भी 70 पे ही इनवाइट आता है। पर अगर आप दूसरी कैटेगरीज देखो तो बच्चों को 80, 90, 95, इवन 100 पॉइंट्स पे भी इनवाइट आता है। तो जब हम बात करते हैं कि पॉइंट थ्रेशोल्ड 5 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़ गया, इट्स नॉट एज स्केरी। जस्ट रिमेंबर कि हर एक का पॉइंट सिस्टम डिफरेंट होगा, पर 70 तक तो लोग पहुंचते ही पहुंचते हैं ऑलरेडी। 65 पे भी आते हैं। पर यस, अगर आप 65-70 पे बैठे हैं एंड देन यू आर थिंकिंग कि अब क्या होगा, यस देन इट्स अ बिट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन। प्लीज़ किसी से जाके बात करिए एंड उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाइए। इंग्लिश पे मेहनत करिए, बाकी और चीज़ें देखिए जिससे आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पॉइंट्स थ्रेशोल्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋल्ड? ਤੇ थ्रेशोल्ड इज ऑलवेज द सेम। मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए ही। करंटली 65 है, चाहे आप किसी भी ऑक्यूपेशन से आओ, 65 पॉइंट्स होने के बाद ही आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। पर एट द वेरी सेम टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से योर पॉइंट
की जो लेवल है कि जिस पे आपको इनवाइट आ सकता है वो डिफर करता है, एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग अप, इट इज़ ऑलवेज गोइंग अप। 25 to 32 पे अभी हमें 35 पॉइंट्स मिलते हैं, पर अगर आप यंग हैं तो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप यंग कैटेगरी पे हैं, अब इस यंग का मतलब क्या है, 20, 21, 22, ये हमें भी नहीं पता। तो अगर आप यंगर पे हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ये कैसे कब होगा, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, बट दिस इज़ व्हाट द बजट पेपर सेज। एट द वेरी सेम टाइम इट ऑल्सो सेज कि अगर आपकी पे ज़्यादा अच्छी है, समझिए 144,000 पर ईयर, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे उस पे के। जनरली स्किल्ड माइग्रेशन पॉइंट टेस्ट में सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है, इतना मुश्किल है नहीं। वी आर ऑल्सो वेटिंग कि हमें अच्छी तरह से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, पर इतनी ही इंफॉर्मेशन आई है तो इस पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर येस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर केस सिनेरियो इज़, कल जाके जब ये चेंजेस इम्प्लीमेंट होते हैं, यू विल आइदर बी इन अ गुड कैटेगरी और आइदर बी इन अ बैड कैटेगरी। और आजकल कौन से स्किल्स या कौन से ट्रेड्स हैं जो, या हम ऑक्यूपेशन कह सकते हैं कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका पीआर पाथवे अच्छा रहे या उनको पीआर अच्छे से जल्दी से मिल जाए? तो मेरे एक्सपीरियंस में पिछले काफ़ी सालों से मैंने देखा है नर्सिंग इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। वो अभी है? हाँ, अभी भी है। ये जिस ऑक्यूपेशन में मैं आई थी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, वो अभी भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आपको इनवाइट्स आते हैं। आई हैव ऑलवेज सीन टीचर्स को बहुत इनवाइट्स आते हैं। तो ये एक बेसिक जो कहते हैं ना हाईली स्किल्ड डिमांड है एट प्रेजेंट, उस हिसाब से वो इनवाइट्स आते हैं। पर देन एट द वेरी सेम टाइम जब आपके इनवाइट्स आ रहे होते हैं तो एक बार आपके हाईली स्किल्ड डिमांड्स होंगे, नेक्स्ट में मैंने देखा है जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस होती हैं, आईटी की, शेफ़ की, दूसरी ऑक्यूपेशंस, उनको इनवाइट्स आते हैं। इनवाइट्स में ये भी ध्यान रखना होता है कि कुछ इनवाइट्स आपको फेडरल गवर्नमेंट बुला रही है, कुछ इनवाइट्स आपको स्टेट गवर्नमेंट बुला रही है। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की स्टेट गवर्नमेंट से आपको इनवाइट आया तो वहाँ इंजीनियर्स को ज़्यादा बुलाया गया है जो हाईली स्किल्ड है। पर जनरली ये इन कैटेगरीज को हमेशा इनवाइट्स आते ही आते हैं, पर एट द वेरी सेम टाइम दूसरी कैटेगरीज को भी इनवाइट्स आते हैं, पर हायर पॉइंट्स पे। प्रीति जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? Generally when it comes to skilled migration, one paid job is good. Okay. It's always better in my experience. कोशिश करनी नहीं चाहिए कि आप दूसरी जॉब से करो। इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है, कैन नॉट गिव यू डेफिनेट आंसर्स, पर स्किल्ड माइग्रेशन के लिए हमेशा वन जॉब इज़ इनफ। What I have understood is कई बार दो जॉब्स इज़ एप्लीकेबल, सेम ऑक्यूपेशन पे होती हैं, पर इट्स ऑलवेज क्यों आप अपनी लाइफ को ट्रिकी बनाना चाहते हो, जितना सिंपल फॉरवर्ड वन स्टेप टू स्टेप में रखोगे उतना इजी रहेगा। इसलिए आपकी जॉब कहाँ है, आपकी एज कितनी है, जाके प्रॉपर एडवाइस लो। एट द वेरी सेम टाइम बजट पेपर में सिर्फ इतना किया गया है कि ये थ्रेशोल्ड है हायर इनकम का, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हम एक जॉब देखेंगे या दो जॉब देखेंगे या मानेंगे नहीं मानेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक जॉब इस थ्रेशोल्ड पे है, यू विल गेट हायर पॉइंट्स। ओके, कई लोग 2-3 साल तो इनवाइट ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ होना चाहिए या वेट करन? अगर आप 2-3 साल से इनवाइट पे वेट कर रहे हैं तो इट डेफिनेटली मीन्स कि आपकी ऑक्यूपेशन इज़ नॉट इन अ हाईली स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉइंट्स में आपकी इंग्लिश नीचे चली गई, एक्सपायर कर गई है, एज ज़्यादा हो गई है, बेस्ट वे है एक बार जाके प्रॉपर एडवाइस ले लें। हो सकता है कि नए सिस्टम में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले जी। नए सिस्टम में हो सकता है आपके पॉइंट्स कम बन हो जाए अगर आपकी एज हाई है, 35 एंड अबव की है, तो बेस्ट है कि इन दिस वे case by case proper migration advice लें, and then you decide what you want to do. Either you want to wait till the new system is implemented या अभी अपनी ROI EOI को अपडेट कर लें आप।
ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? तो स्टूडेंट वीज़ा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 19.8 मिलियन ओवर द 4 years period. Okay. एंड दैट इज़ कि स्टूडेंट वीज़ा पे वो क्रॉस चेकिंग एंड स्क्रूटनी ज़्यादा डाल सके. वो उनको जो स्क्रूटनी है जो क्रॉस चेकिंग है उसको भी 3 चीज़ों में डिवाइड किया है. एक तो आपकी जीटी कि आप आ रहे हो क्यों आ रहे हो, आपकी जेन्युइन एंट्री रिक्वायरमेंट है, आपने अपना रिसर्च किया है, स्टेटमेंट कैसे बनाई है. तो जैसे कई बार मैंने देखा है व्हेन आई गेट केसेस शमा जी ART पे स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ के लिए अगर मेरे पास केस आते हैं आप उनकी SOP देखो यू आर रियली शॉक्ड क्योंकि फॉर्मेटिंग भी नहीं होगी. ऐसा लगेगा कॉपी कट पेसेस हैं, ना पेज नंबर्स होंगे, ना प्रॉपर डेजिग्नेशन होगा कि प्रायर हिस्ट्री क्या है क्यों कोर्स चेंज किया. तो जीटी स्टेटमेंट पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थी पर अब उसके ऊपर बहुत कड़क हो जाएंगे वो. ओके. तो वो स्टेटमेंट अच्छी तरह से बनाए, प्लेजराइज ना हो, कॉपी कट पेस्ट ना हो, आपके लिए एक बच्चे के लिए जो यहाँ पढ़ने आ रहा है उसके लिए स्पेसिफिक बनी हो. तो क्योंकि स्टेटमेंट आपके बारे में सब कुछ बताएगी. दूसरी चीज़ पे जो टाइट हो रहे हैं जो हमेशा रहे हैं पर दे आर स्पेंडिंग मोर मनी. तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बेटर टेक्नोलॉजी, मोर पीपल इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल्स. तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आप सही दिए, फ्रॉडलेंट ना हो, गलत ना हो, मैनिपुलेटेड ना हो, तो उसकी स्क्रूटनी रहेगी. इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं एक और ऐड करूँगी. जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ जी हमारा एजेंट है वो सब कुछ संभाल रहा है, पर आप अगर गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो then you are always in a risk, very high risk of ना केवल आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हो but you are going to get PIC 4020 पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया इम्प्लीमेंटेड. तो कई बार आप पे बैन भी लग जाता है. तो ये एक बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट है. GT में ही दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो कोर्स है वो आपको आगे कैरियर में कैसे लेके जाएगा. तो कई बार mostly if I say I am seeing a case coming from the other पर्सन किसी और ने लॉन्च किया हुआ है, मुझे उसकी ART अपील करनी है, तो वो लिंकेज नहीं होता. आप क्यों वो कोर्स कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आगे आपने पढ़ाई क्यों करनी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस क्या है. तो दैट व्हाट दे आर आस्किंग इज़ कि थोड़ा सा भाई अच्छी तरीके से अपनी फाइलें लगाओ. जो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन आस्क है. जब आप यहाँ पे आके स्टूडेंट वीज़ा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने आ रहे हो. तो अभी तक तो शायद उनको ऐसा लगता था कि what they have implemented government feel like it was enough, but now they feel it's not enough. So they are going to make it tight, more scrutiny. It's not a scary thing, ये already पहले से था, but वो चेक ज़्यादा करेंगे. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ स्पेशली रिक्वेस्ट करती हैं इफ़ यू आर गोइंग टू सी एनी पर्सन हु इज़ लॉन्चिंग योर वीज़ा फाइल, सबसे पहले तो 2 अथॉरिटीज़ है. आप देखो माइग्रेशन एजेंट है कि नहीं है, वेबसाइट पे बिजनेस कार्ड पे MARN नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है. नहीं समझ में आ रहा, उमारा की जो वेबसाइट है उमारा की आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. नाम डालो, पोस्ट कोड डालो, यू कैन चेक इट. इफ़ यू थिंक लाइक कि नहीं वो लॉयर हैं जिनके पास आप जा रहे हो, जैसे कि मैं एक लॉयर हूँ, तो हमारा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो. विक्टोरियन लाइसेंसिंग बोर्ड की वेबसाइट है, आप देख सकते हो कि हमारा ऑफिस कहाँ है, हम किस लैंग्वेज में स्पीक करते हैं वो भी वहाँ पे लिखा होता है. हम किस लॉ मैटर्स में डील कर सकते हैं, क्या हम माइग्रेशन में आपके साथ डील कर सकते हैं कि नहीं, वो भी वहाँ पे लिखा होता है. तो प्लीज़ आप उनको चेक करें, समझें. अगर आपको एक क्लाइंट बोलता है कि हाँ जी आओ असी तुहाडा केस रिप्रेजेंट करें, ऑलवेज साइन अ प्रॉपर एग्रीमेंट, उनके साथ सर्विस एग्रीमेंट, कॉस्ट एग्रीमेंट साइन करें. और अगर कोई
बंदा ये बोले कि हाँ जी ऐसी सब कुछ हैगे पर ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਸਮਬਡੀ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं? शर्मा जी इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि क्या होता है कि हर केस में कई बार केस इतना ख़राब हो जाता है कि हमें लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी, टाइम, पैसे के साथ क्यों खिलवाड़ करें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं बड़ी सिली मिस्टेक है, पर ये बच्चे ने अभी समझिए बैचलर्स सेकेंड ईयर में कर रहा है, अभी एडमिशन लेने की कोशिश की, नहीं करना चाहिए था, बैचलर्स ख़त्म करके मास्टर्स में एक एडमिशन लेनी चाहिए थी, देन इट्स अ बेटर केस। तो फिर हम उनको बोलते हैं कि ओके कंप्लीट योर बैचलर्स, बीच में छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड बेटर इंग्लिश, एंड तब आप अप्लाई करिए तो आप मास्टर्स में आपके जाने के चांसेस बेटर होंगे। तो इट्स अ वेरी केस बाय केस बेसिस। कई बार ऐसा होता है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स। अब लोग समझते नहीं है कि सिर्फ फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंडिचर भी दिखाना होता है। तो ऐसे में इट्स ऑलवेज से कि एक बार देख लो कि बच्चे की उम्र क्या है, पढ़ाई क्या है, फिर डिसाइड करो कि दोबारा करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ना केवल आप घर का टाइम, पैसा और माँ बाप की उम्मीदें भी कर रहे हो, अगर अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं मिल सकती और आपको पता है कि आगे नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो केस ख़राब ना करें, बच्चे को अपनी ज़िंदगी में कहीं और आगे बढ़ने दें। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो की होंदा है कि सारे बच्चों को ध्यान रखना है। एक होंदी है कोर्स फी। सो कोर्स फी में आपका फर्स्ट ईयर आपकी फ़ीस हो सकता है आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स कर रहे हो आपकी टोटल कोर्स फ़ी चेंज करती है। साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस भी चेंज करते हैं। तो पर ईयर आपको 29,700 लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं। आप 2 साल का कोर्स करोगे तो आपको अराउंड 60 दिखाने हैं, अगर आप 3 साल को कोर्स करोगे तो आपको 90,000 एक्सपेंसेस दिखाने हैं। तो जिस हिसाब से आपका कोर्स है उस हिसाब से फ़ीस चेंज होती है, प्लस हर कोर्स प्रोवाइडर की फ़ीस अलग है। एक कोर्स प्रोवाइडर बैचलर्स आपको लेट से पर ईयर की फ़ीस 20,000 में करवा रहा है, दूसरा कोर्स यूनिवर्सिटी में वही सेम कोर्स 30,000 का है, तो आपकी कोर्स फ़ी डिफ़र ज़रूर करेगी। तो ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ें होती हैं, कई बार लोग कल्ले आते हैं, कई बार फैमिली के साथ आते हैं, तो फिर ऐसे में आपके लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो हेल्थ लेना होता है, ये इंश्योरेंस, वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हर बंदे की फ़ीस, उनके कोर्स, उनके प्रोवाइडर और कितने साल पढ़ने आ रहे हैं वो चेंज करेंगे। मेक श्योर करिए जब आप ऑफ़र लेटर साइन करिए उसमें हर कॉलेज कंपलसरी है बाय ईसोस लॉ कि आपको बताना कि आपकी फ़ीस कितनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट में जाएगी, कब कब ड्यू करेंगे। वो खुद पढ़िए, अपने पास एक कॉपी रखिए ताकि आपको कभी मुश्किल ना आए ज़िंदगी में। एंड ऑलवेज क्रॉस चेक। वेबसाइट्स हैं अब तो इतना कुछ, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है एंड देयर इज़ टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू आउट। तो आप क्रॉस चेक करिए, खुद देखिए, समझिए, अंदर आंखें बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। और ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਆਵਰਸ ਵੀਕ ਯੂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? हाँ जी, हाले भी सेम वर्किंग आवर है कि एज बिफोर, देयर आर नो चेंजेस। तो जो एक गोल्डन पीरियड था सबका फुल टाइम काम करने का ड्यू कोविड, अब वो वापस नहीं आने वाला। एंड आई थिंक इट विल स्टे लाइक दिस, देयर इज नो चेंजेस। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ।